40 सीटें जीती थीं जबकि कांग्रेस को 21 सीटें मिली थीं। तो कुल मिलाकर समझ सकते हैं कि किस तरह से सियासी जो घमासान है उसकी शुरुआत हो गई है। 62 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा बीजेपी ने की है और उसके साथ ही साथ 46 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कांग्रेस ने कर दी है। नंदिनी मित्तल हमारी संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ शिमला से जुड़ रही हैं। क्या कुछ जानकारी देंगी किस तरह से चुनावी घमासान की शुरुआत हो चुकी है टिकटों की घोषणा के साथ ही नंदिनी, और आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का नॉमिनेशन भी है, क्या जानकारी देंगे आप? बिल्कुल, आज जो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे, अब से कुछ ही देर बाद वे अपना पर्चा भरेंगे और बड़ी संख्या में वहां लोग एकत्रित हुए हैं। शक्ति प्रदर्शन सुबह से ही जारी था, 11 बजे के बाद जो से ही शक्ति प्रदर्शन वहां किया जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग वहां मौजूद थे। कल दिल्ली में बैठक के बाद वो सीधे तौर पर वहां अपने सिराज, जो उनका विधानसभा क्षेत्र है, वहां पर पहुंचे थे। इसके अलावा ये पहला नॉमिनेशन है जो एक प्रमुख नेता का हो रहा है, क्योंकि अब तक सीटों का पता नहीं था, टिकटों का पता नहीं था, तो नॉमिनेशन नहीं हो पा रहा था। पिछले 2 दिनों में कोई भी प्रमुख दल के किसी भी नेता ने नॉमिनेशन नहीं किया है। बिल्कुल सही आपने विश्लेषण किया कि 62 बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो गई है, जबकि अगर हम कांग्रेस की बात करें तो केवल 46 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हुई है। ये अपने आप में संकेत है कि दोनों पार्टियों में स्थिति क्या है, कितना ज्यादा घमासान मचा हुआ है। 46 सीटों की जो उम्मीदवारों की सूची इसलिए जारी कांग्रेस को करनी पड़ी क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा प्रबल दावेदार, न केवल विधायक की टिकट लेने के लिए बल्कि मुख्यमंत्री बनने के भी काफी सारे दावेदार पार्टी में मौजूद हैं। लेकिन अगर हम भाजपा की बात करें तो प्रेम कुमार धूमल को टिकट ना दिए जाने के बाद या उनकी घोषणा किए जाने के बाद कि वे अब चुनाव नहीं लड़ेंगे, वहां पर कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में वहां के लोग बहुत निराश हैं और उनका ये कहना है कि उनके बगैर, एक बड़े नेतृत्व के बगैर इस नैया को पार करना आसान नहीं होगा। लेकिन एक बात ये भी है कि जो भी पार्टी होती है, धीरे धीरे पुराने लोग जो है वो संन्यास लेते हैं और कहीं ना कहीं मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं, वहीं और नए लोगों को पहचान मिलती है, नए लोगों को टिकट दिया जाता है। अगर हम भारतीय जनता पार्टी की सूची की बात करें तो 11 सिटिंग विधायकों के टिकट जो है वो कट गए हैं। 2 सिटिंग मंत्रियों के जो सीट है उसको बदला गया है और 1 मंत्री की टिकट काट के उसके बेटे को टिकट दिया गया है। 5 महिलाओं को जगह मिली है। तो जहां तक बात है परिवारवाद की, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की है कि वे परिवारवाद का जो आरोप दोनों पार्टियों के एक दूसरे पर लगा रही हैं उससे बचा जाए। लेकिन ये भी सही है कि कोटखाई से जो पुराना अचेतन बाग था, जिनको पिछली बार उपचुनाव में टिकट नहीं दिया गया था परिवारवाद के नाम पर, उसको इस बार उनको एक टिकट दिया गया है। वहीं जैसे मैंने आपको बताया कि धर्मपुर के एक बहुत वरिष्ठ मंत्री जो है महेंद्र सिंह, उनको टिकट ना देके उनके बेटे को टिकट दिया गया है। तो स्थिति यही है, कांग्रेस में घमासान मचा है तो भाजपा की स्थिति भी बहुत अच्छी फिलहाल नजर नहीं आ रही है। लेकिन यकीनन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की बूथ लेवल पे बहुत काम हुआ इन 5 सालों में, अगर हम छोटी सी भी बात करें, अभी हाल ही के रैलीज की बात करें, तो बूथ लेवल पर बहुत ज्यादा सशक्त भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस जो है फिलहाल बिखरी हुई है। निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए चैलेंज है, कांग्रेस बिखरी हुई है, संगठन को मजबूत बनाना। और जैसा कि आपने कहा कि बीजेपी का ये जो एक चुनाव लड़ने का तरीका है कि वो हमेशा जनता के बीच में शुरू से ही रही है, अपने कार्यकर्ताओं के बीच में रही है, तो इसका एज जरूर उसको मिलेगा। लेकिन फिलहाल राज्य के वोटर तय करेंगे कि किसको उन्हें वोट देना है और क्या कुछ वो करते हैं। नंदिनी, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और इस पूरे विषय पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ विक्रमजीत सिंह, हमारे संवाददाता, इस वक्त जुड़ रहे हैं। विक्रमजीत, कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने अपनी अपनी लिस्ट, कम से कम पहली लिस्ट जो है वो जारी कर दी है। 62 के साथ में बीजेपी आई है, 46 के साथ में कांग्रेस। कितना आपको लगता है कि बीजेपी ने कहीं लीड लिया है या कांग्रेस के लिए ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, जो बगावत के सुर जो है वो सुनाई पड़ रहे हैं, दिखाई पड़ रहे हैं?
देखिए, कांग्रेस ने पहले लिस्ट की घोषणा करी, कल बैठक थी तो बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की, तो उससे पहले कांग्रेस ने अपनी सूची जो है 46 की जारी कर दी। बीजेपी ने आज सुबह अपनी सूची जारी की, लेकिन इसके साथ बीजेपी ने एक और जो दाव खेला है वो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नॉमिनेशन का खेला है, क्योंकि इसके बाद जो है नॉमिनेशन का पर्चा भरने के बाद जयराम ठाकुर जो है वो प्रदेश में प्रचार के लिए निकलेंगे। मान मनव्वल जो है अगर कहीं हुआ है, क्योंकि बड़ी संख्या में टिकट काटे गए हैं, 11 के करीब जो है वो टिकट काटे गए हैं। और आपको एक जानकारी दे दूं कि 11 में से जो 5 टिकट हैं वो उनके खुद के जिले मंडी से काटे गए हैं। तो मंडी में कुल 10 सीटें हैं, उसमें से 5 सीट जो टिकट काट दे, तो कहीं ना कहीं पर उनका जो गृह जिला है उसमें जो है परफॉर्मेंस को लेकर गुलाब सिंह ठाकुर जैसे दिग्गज का टिकट काट दिए गए हैं। जोगिंदर नगर से, धर्मपुर से दिग्गज मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर के टिकट काट दिया गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पर उनके गृह जिले में परफॉर्मेंस का दबाव है, और शायद यही वजह है कि कई ऐसे वरिष्ठ नेता, जवाहर ठाकुर हैं जो दरंग से पिछली बार कांग्रेस के दिग्गज नेता ठाकुर कौल सिंह को जिन्होंने हराया था, उनका टिकट कट गया है। तो कहीं ना कहीं पर तमाम ऐसी जो दबाव है कि मंडी जिले में 10 में से सीट, क्योंकि हिमाचल बहुत बड़ा प्रदेश नहीं है, 68 विधानसभा सीटें, ऐसे में अगर पिछली बार वाली परफॉर्मेंस मंडी जिले में अगर रिपीट होती है तो कहीं ना कहीं पर बीजेपी के लिए ये एज होगा, और मुख्यमंत्री की जो छवि है पूरे प्रदेश में वो कहीं ना कहीं पर सुधरेगी, क्योंकि उनके अपने गृह जिले में परफॉर्मेंस अच्छी होगी। इसके अलावा अगर कांगड़ा जिले की अगर बात करें तो 15 विधानसभा सीटें जो है इस जिले में आती हैं। तो वहां पर जिस प्रकार से कांग्रेस से आए हुए पवन काजल जो है कुछ दिन पहले ही बीजेपी का दामन थामा था, उनको टिकट दिया गया है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बीजेपी की तरफ से जो है जो जीतने वाले उम्मीदवार हैं उनको टिकट दिया गया है, इस बजाय इसके कि कोई सिफारिश हो या किसी प्रकार का कोई एज देखते हुए उनको टिकट दिया गया है। और यही वजह है कि बीजेपी ने इसके लिए जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक थी उससे पहले जो है मंथन किया। यहाँ दिल्ली में जो है कोर ग्रुप की, प्रदेश के कोर ग्रुप की बैठक होती है, एक लंबी बैठक, एक मैराथन बैठक हुई जिसमें कि तमाम रणनीति के बारे में चर्चा हुई, तमाम मुद्दों के बारे में चर्चा हुई। उसके बाद जाके जो है केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई और 68 में से 62 सीटें बीजेपी ने अनाउंस कर दी है। तो कुल मिलाकर माना जाए कि बीजेपी ने जो मोटे तौर पर जो होमवर्क था टिकट वितरण का वो कवर कर लिया, जबकि कांग्रेस को ये करना अभी बाकी है, क्योंकि कांग्रेस के 22 टिकट जो है अभी देने हैं, और 68 की विधानसभा में 22 का नंबर जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में कांग्रेस के लिए एक चुनौती है कि ना केवल कि वो 22 सीट अनाउंस करे, बल्कि साथ साथ ही जो नाराज हैं, क्योंकि काफी संख्या में जिस प्रकार से खबरें छन कर हिमाचल प्रदेश से आ रही हैं कि लोग जो हैं टिकट ना मिलने की वजह से काफी नाराज है, तो उनका मैनेजमेंट कैसे हो पाता है। हालांकि मैनेजमेंट बेहद जरूरी है, और साथ ही साथ ये भी जरूरी है कि ये देखने की बात होगी, जैसे आपने कहा कि मैनेजमेंट के साथ साथ कार्यकर्ता किस तरह से पूरे मनोयोग से जुड़ते हैं, और जनता क्या कुछ सोचती है, कौन जनता को प्रभावित कर पाता है, ये बेहद महत्वपूर्ण है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए विक्रमजीत। तो रणभेरी बज चुकी है, चुनाव में की जो पूरी तैयारी है वो सियासी दलों ने कर ली है। सियासत पर जिसको कहते हैं दांव सारे बिछा लिए हैं हिमाचल प्रदेश में, और अब वहां पर जिसको कहते हैं कि 12 नवंबर को वहां वोटिंग होनी है। फिलहाल बात करते हैं बिहार की, और जहां पर बढ़ते अपराध को लेकर हाईकोर्ट भी चिंतित है, और लगातार अपराध से जुड़ी हुई घटनाएं बिहार में बढ़ रही हैं। बिहार में बढ़ते अपराध पर पटना हाईकोर्ट ने नीतीश सरकार को फटकार लगाई है, और कोर्ट ने सख्ती दिखाई है नीतीश सरकार पर। उसने कहा है कि इस तरह से चीज़ें ठीक नहीं है। अदालत ने कहा कि शराबबंदी ठीक से लागू ना होने के कारण अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। बिहार सरकार की एक्साइज पॉलिसी में एसओपी ना होने के कारण नाबालिगों में ड्रग सेवन की वृद्धि हुई है। कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स नहीं है, और इस पर कोर्ट ने सख्ती जताई है। वाहन चोरी, अवैध शराब की तस्करी, नकली शराब पीने की घटनाओं की वजह से मौत के आंकड़ों में लगातार वृद्धि हुई है। 2016 में महागठबंधन सरकार ने बिहार में शराबबंदी लागू कर पूरे देश में एक संदेश देने की कोशिश की थी, लेकिन बाद में आरजेडी ने नीतीश कुमार के शराबबंदी को फेल करार दिया था। आरजेडी की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा था कि बिहार में शराबबंदी फेल है, और अब उसी आरजेडी के साथ में गलबहियां करके सरकार बनाया है नीतीश कुमार ने। हाईकोर्ट ने इस पूरे प्रकरण में बिहार में ड्रग्स के बढ़ते प्रचलन पर चिंता जताई है।
2015 से पहले ड्रग्स के इक्का दुक्का बेल के मामले सामने आते थे, आज ड्रग्स से संबंधित केसों की भरमार है। तो यह समझा जा सकता है कि किस तरह से मामले सामने आए हैं। बिहार में ह्यूज ट्रेजेडी में सैकड़ों लोगों ने गंवाई है जान, पुलिस रैकेट तोड़ने में रही है नाकाम। तो जहरीली शराब पीने से तमाम लोगों की मौत हुई है और शराब मामले में बिहार की अदालतों में सबसे ज्यादा केस, हाईकोर्ट के पास हजारों बेल एप्लीकेशंस पेंडिंग पड़ी हुई हैं। जानकारों का मानना है कि शराबबंदी के कारण बिहार में अपराधियों ने खड़ा किया है एक बड़ा नेटवर्क और इसके तहत जो बड़ा माफिया है वो फल फूल रहा है। अपराधों में बढ़ोतरी के साथ ही सरकारी रेवेन्यू को भी हो रहा है हजारों करोड़ रुपए का नुकसान। तो दो तरफा नुकसान हो रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि चुनाव में शराबबंदी को मुद्दा बनाने वाले तेजस्वी यादव इस दौर में अब खामोश क्यों हैं? ये बात सभी समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि क्या सत्ता परिवर्तन के साथ ही जब वो विरोध में थे तो कुछ विषयों को लेकर मुखर